हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो शायद लास्ट लेक्चर में हमने सारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से एक रिएक्शन बाकी रह गया था, मैं उसको फटाफट यहाँ पे कवर करके नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करूँगा। तो लास्ट जो हमारा रह गया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन से कैसे बनाते हैं, सिंपल याद रखना। 1 डिग्री अमीन का फार्मूला क्या होता है, RnH2 होता है। NH2 के बारे में भी देख लो। वैसे तो अमीन एक पूरा चैप्टर आपके पास आएगा, लास्ट वाला जो अमीन से अमोनिया वाले कंपाउंड का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लो। मान लो ये नाइट्रोजन है, साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये अमोनिया है। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा दूँ, उसे 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया आपके पास। 1 डिग्री अमीन में आप सिंपल उठा के HNO2 मिलाओगे। क्या मिलाओगे? HNO2। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को देखो, इसको याद करने का तरीका सिंपल है। इस नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन लिखो, एक ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लिख दो, और एक बॉन्ड यहाँ बना के यहाँ पे OH लिख दो। तो आपको साफ दिख रहा है, एक तरफ ROH बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, एक तरफ N2 बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा H2O बनेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, RnH2 प्लस HNO2। सिंपल जैसे मैंने याद कराया ऐसे याद रखना, ठीक है। तो एक तरफ H2O बन जाएगा, फिर N2 बन जाएगा, और ये ROH बन जाएगा, दैट इज़ अल्कोहल। ठीक है, हमारे यहाँ तक की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल टॉपिक डालो अपना, जो भी लिखते हो रजिस्टर वगैरह में, जैसे भी करते हो। उम्मीद करता हूँ आप लिखते भी होगे साथ में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मेथड रहेगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब थोड़ा सा ध्यान करो बात को। मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन के अंदर इसके बारे में ऑलरेडी कुछ पढ़ाया था। कुछ ऐसा पढ़ाया था कि बेंजीन है, उसके ऊपर मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, इससे हमें डायरेक्टली फिनॉल बनाना है। बताना कौन सा मेथड मैंने यूज़ किया था। बताओगे भी तो सुनेगा तो मुझे है नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं डव्स प्रोसेस। ठीक है, डव्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। और कुछ कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको। 623 केल्विन टेम्परेचर था, 300 ATM के आसपास प्रेशर था, और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था। ये डव्स प्रोसेस था। और मैंने आपको एक बात और समझाई थी, यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और sp2 कैरेक्टर इस कार्बन के होने की वजह से डबल बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता। ओवरऑल इन शॉर्ट मैंने उस टाइम पे आपको क्या समझाया था कि अगर RX का बॉन्ड है तो वो आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर हेलो एरीन वाला हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटता। 2 रीज़न थे जो मैंने आपको वहाँ पे समझाए थे, दोबारा देख लेना वीडियो को, एनर्जी नहीं है इतनी समझाने की। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, काम की मुद्दे की बात। आपको यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट कराना था, ये बॉन्ड तोड़ के इस क्लोरीन की जगह OH लगाना था, तो आपको कंडीशंस काफ़ी हार्श यूज़ करनी पड़ी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, प्रेशर ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, तब जाके आपका ये सब्स्टिट्यूशन हो पाया, एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे बोलते थे ओवरऑल डव्स प्रोसेस। ठीक है, पहला मेथड हो गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। दूसरा मेथड लिखिए टॉपिक डाल के, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दूसरा मेथड रहेगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये रहा आपका पास बेंजीन, इसको मिलाओ सीधा H2SO4 के साथ, इसको मिलाओ सीधा H2SO4 के साथ। ठीक है, तो H2SO4 के साथ जब मिलाएंगे आप तो होगा क्या, यहाँ बन जाएगा आपका ये बेंजीन, इसके ऊपर आके रख जाएगा SO3H। इसको मिलाएंगे आप NaOH के साथ और पानी के साथ, ओवरऑल ये बन जाएगा फिनॉल। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होती है ये। काम ख़त्म, पूरी बात क्लियर हो गई। ये सेकंड मेथड था। अब आ जाओ थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में याद रखना फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम मैंने आपको पहले कहाँ याद कराया वो याद करो।
मैंने आपको पहले ये गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन हेलो एल्केन के अंदर पढ़ाया था, तब आपको डायज़ोनियम सॉल्ट पढ़ाया था। तो डायज़ोनियम सॉल्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगाएंगे हम N2 पॉजिटिव, ये डायज़ोनियम ग्रुप है, N सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड N, और यहाँ लगा के एक वैलेंसी खाली छोड़ दें, इसे बोलते हैं खाली डायएज़ो ग्रुप। और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डायएज़ोनियम। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पे नाम के आगे हम लगा देते हैं IUM, EM लगा देते हैं, ठीक है। तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट हो गया, और मैं साथ में क्लोरीन भी लगा दूँ, Cl नेगेटिव भी लगा दूँ, तो इसे बोलेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन जो मैं अभी आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ, या सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, एज इट इज़ अमीन्स के अंदर दोबारा रिपीट होंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ बातें याद रखो ताकि वो आगे वाले चैप्टर्स में आपको लगे कि हाँ हम ऑलरेडी पहले कुछ याद करके आ चुके हैं। तो ये डायज़ोनियम क्लोराइड वाला सॉल्ट है, इसमें कुछ नहीं करना, देखो सिंपल पानी मिला देना है, पानी मिलाएंगे और टेम्परेचर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस भी कर देंगे, तब भी काम आसानी से हो जाएगा। 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रखो, पानी को मिला दो, क्या होगा, पानी 2 हिस्सों में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये H जो है वो Cl के साथ मिलकर HCl बाहर निकाल देगा, N2 एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा OH, जाके सीधा जुड़ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल के बारे में एक बात याद रखना, फिनॉल का एक कॉमन नेम होता है जिसका नाम होता है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं कहीं ना कहीं इसको, बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। तो ये 2-3 मेथड आपके हो गए। चौथा मेथड जो आपके NCERT के हिसाब से दिया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन से कैसे याद रखोगे, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ लेना है बेंजीन को, बेंजीन में मिलाओ आप सिंपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक मिनट, ये है आपका प्रोपीन, ठीक है, ये है प्रोपीन। प्रोपीन जब बेंजीन से जुड़ता है तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, ये रहा बेंजीन, ये जो कार्बन है ये जाके सीधा जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, और इस पोजीशन पर क्या हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन उठ के बाहर निकलेगा, क्योंकि बेंजीन में आपने एक चीज़ पढ़ी है, जब भी बेंजीन पे कुछ जुड़ता है तो जिस पोजीशन पे कुछ भी जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो मान लो ये वाला कार्बन आके सीधा इस पर जुड़ा, तो यहाँ से पक्का क्या बाहर निकला होगा, हाइड्रोजन। उसको हाइड्रोजन को 2 मिनट के लिए साइड में लिख लेते हैं। इस कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, साथ में ऊपर मैंने लिख दिया CH2, तो पक्का ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, तो यहाँ आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से बाहर निकला था H+, यहाँ आ गया CH3, ये H को ये खींच लेगा और बना लेगा CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, या इसी का नाम होता है क्यूमीन। इसका हम फर्दर करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन घुस जाता है, तो ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिख देंगे CH3, और ये आ जाएगा आपका बेंजीन एज इट इज़, काम ख़त्म। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इतना हिस्सा तो अलग बाहर निकल जाएगा, ये बचा हुआ OH वाला पार्ट सीधा बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो ये रहा बेंजीन, बेंजीन पे सीधा जुड़ गया OH, और बाहर निकला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन कहाँ काम आता है, नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमारे इतने प्रिपरेशन है किसके अंदर, इतने ही प्रिपरेशन हम यूज़ करते हैं उसके अंदर फिनॉल के प्रिपरेशन में, ठीक है।
अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट 2 मिनट एक बार हम रिवाइज करेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। जब अल्कोहल की प्रिपरेशन शुरू की थी तो अल्कोहल की पहली प्रिपरेशन कहाँ से की थी हमने? एक्वस KOH को यूज़ करके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था। और दूसरा मेथड हमने शायद एल्कीन वाला यूज़ किया था, और एल्कीन वाले के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इसी के अंदर दूसरा मेथड हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला। फिर हमने एल्डिहाइड कीटोन से देखा था। एल्डिहाइड कीटोन में क्या हुआ था? रिडक्शन करना पड़ा था सीधा। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके अंदर मैंने वेरिएशन बताया था कि अगला रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। तो दोनों में जब हमने कंपैरिजन करके पढ़ा था बिफोर आफ्टर वाला, तो उसमें देखा था कि जो RMGX वाला है केस, उसमें R का ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाता है, जिससे 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है बात। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमारा शायद HNO2 वाली रिएक्शन 1 डिग्री मीन वाली थी, तो हमारा लगभग सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक का कुछ बचा नहीं है। फिर फिनॉल की प्रिपरेशन हमने 3-4 टाइप की देख ली। क्यूमीन वाली याद रखना, ये NCERT के पोर्शन के हिसाब से, या फिर मतलब जो बोर्ड्स वगैरह CBSE वगैरह में काफ़ी पूछी जाती है, तो आप लोग को स्पेशली याद रखना ही कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो। अब आपको मेनली पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बड़ा स्लो चलेंगे इसमें। ठीक है, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले अल्कोहल के बारे में एक बात ध्यान से सुनो। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, तो हम जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक तो ये जो अल्कोहल होता है वो 2 तरह के रिएक्शन शो करता है। पहले रिएक्शन तो वो जिसमें ये OH का बॉन्ड टूटता है, इसको टाइप 1 डाल देते हैं। दूसरा रिएक्शन वो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, इसको टाइप 2 रिएक्शन मान लेते हैं। तो अगर हम टाइप 1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो OH का बॉन्ड टूट रहा है, तो अगर OH का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H+ रिलीज़ होगा, और H+ रिलीज़ होने का मतलब होता है एसिडिटी का टॉपिक बन जाएगा। ये तो समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो H+ क्यों रिलीज़ होगा? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर यहाँ से कुछ बॉन्ड टूटा भी तो यहाँ H+ निकलने की संभावना ज़्यादा होंगी ना, तो यहाँ पर एसिडिटी का टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मेनली सारा एसिडिटी के बारे में पढ़ना है। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे, तब ये अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसको साथ साथ लिख लेना प्लीज़ पॉइंट्स में कि ये जो है इस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे करेगा वो देखो ध्यान से। मान लो ये है आपके पास अल्कोहल, इसके पास है लोन पेयर। अगर मैं इसको कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ये किसी कार्बोकैटायन वाले कंपाउंड पे कुछ अटैक कर रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको देगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा ROH। इस वाले H को मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ कार्बन आ गया, कुछ ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लिए, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर उठा के यहाँ डालेगा और यहाँ से H+ को रिलीज़ कर देगा। आर यू गेटिंग इट? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया। पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलने का मतलब एसिडिटी H+ रिलीज़ कर रहा है, मतलब वो एसिड का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक एसिडिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, टाइप 1 रिएक्शन समझ में आया। तो अब हम सब रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप प्री फंडामेंटल या NCERT की लैंग्वेज को उठा के देखोगे तो शायद इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बट मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इसको सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगा के जो मैं एसिडिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 4-5 पेज पढ़ोगे तो सब कुछ सेम सिमिलर यही दिखेगा। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा इस चीज़ को पढ़ने में। तो हम यहाँ पे ना टाइप 1 रिएक्शन डालते हैं ऐसे लिख के कि ROH लिखेंगे और ऐसे टाइप काट दे, इसको लिख देंगे कि ये टाइप 1 रिएक्शन है। इसमें हमने पढ़ लिया कि अल्कोहल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे? क्योंकि वो लोन पेयर कार्बन को दे रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? चलो अब इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन इसका ए पार्ट पढ़ेंगे, रिएक्शन विद सॉल्ट। रिएक्शन विद सॉल्ट नहीं, रिएक्शन विद मेटल पढ़ते हैं पहले। रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली रिएक्शन में H+ अल्कोहल रिलीज़ कर रहा है, तो पक्का वो एसिड वाला रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा? और कोई भी एसिड होती है और मेटल से रिएक्ट करती है तो पक्का उसमें से क्या बाहर निकाल देती है? वो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसा कोई अल्कोहल है ROH, इसके हमने 2 मोल ले लिए। 2 क्यों लिए? क्योंकि हमें H2 बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम मेटल मान लो हमने सोडियम ले लिया,
तो 2Na यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखेंगे 2RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन। सिंपल सॉल्ट बना और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल चुकी है। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ रही है बात? तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा क्योंकि ये वही बिहेव शो कर रहा है कि कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट कर रही है तो क्या बाहर निकाल जाती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है। चलो, अब जो दूसरा टॉपिक रहेगा मेनली दैट इज़ अबाउट एसिडिटी ओनली। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करूँगा तो उस पर ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब सुनो, सिंपल भाषा में समझना है आपको एसिडिटी का टॉपिक। व्हाट इज़ एन एसिड? एसिड वो चीज़ होती है जो H+ को आसानी से रिलीज़ कर दे, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव को आसानी से रिलीज़ करे। तो अब आपको ना कंपैरिजन की फॉर्म में यहाँ पढ़ना है। फॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कंपेयर करना है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में ज़्यादा कौन एसिडिक है और क्यों है। चलो, इस कार्बन पे मैंने OH लगाया, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसकी एक वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप पूरा कर रहा है, बाकी हाइड्रोजन लगा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ। जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ऊपर लिखा ही हुआ है। यहाँ पे कार्बन पे OH, इसकी सारे ही ग्रुप कौन से हैं, अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये 3 डिग्री हो गया। प्राइमरी 1 डिग्री वाले को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 डिग्री वाले को टर्शरी बोलते हैं, ठीक है? 3 अल्कोहल हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे, इनके एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। सबसे पहला तरीका ध्यान से रखना, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, और मान लो ये कार्बन था और ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ऐसे था ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो, अच्छा सिंपल रूल तो याद है ना कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाता है और यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा। तो अगर इसने अपना H+ यहाँ से बाहर निकाल भी दिया तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर प्योर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्योर नेगेटिव चार्ज आ गया। सबसे पहला रूल हमारा रहेगा, सारे अल्कोहल जितने भी दिए हुए हैं सब में से H+ को बाहर निकाल दो। ये एक यूनिवर्सल रूल याद रखना मेरी तरफ से कि जब भी आप पे एसिडिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उसका H+ बाहर निकाल दो, और हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज लिख दो पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया कि नहीं लिख दिया मैंने। अब काम की बात देखो ध्यान से, क्या होता है, ये इस हाथ को मानो मेरा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये H+ है। अगर मैं कुछ भी करके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दूंगा तो ये ऑब्वियस ही बात है इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो लूज़ नहीं होने देगा। अगर लूज़ नहीं होने देगा तो एसिडिटी कम कर देगा कि नहीं कर देगा। तो अगर मैं किसी तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता हूँ तो वो H+ को जाने नहीं देगा, अपने पास खींच लेगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। और किसी तरीके से मैं ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम कर देता हूँ तो वो अट्रैक्ट करेगा इस H+ को, उतना नहीं, तो जाने देगा, तो एसिडिटी ज़्यादा। अब देखो ध्यान से, अल्काइल ग्रुप का काम क्या था, अल्काइल ग्रुप का काम था इंडक्टिव इफेक्ट लगाना। क्या लगाना, इंडक्टिव इफेक्ट। याद करो बेसिक लेक्चर्स में समझाया था, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से लेना देना होता है उसका, और आपको बताया था रेजोनेंस वगैरह का कौन से इलेक्ट्रॉन से लेना देना होता है, पाई से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है। अल्काइल ग्रुप का काम क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो भी कौन से इफेक्ट से, दैट इज़ ड्यू टू +I इफेक्ट। तो अगर +I इफेक्ट ये लगाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को। कार्बन अपने पास झेलेगा तो है नहीं, इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा इसके पास ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को फॉरवर्ड करेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। और किसी तरीके से अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो क्या वो H+ को जाने देगा, नहीं। क्या वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास, बिल्कुल। तो एसिडिटी उसकी कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पर मान लो इतना नेगेटिव चार्ज बढ़ा, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इस ऑक्सीजन के पास होगा 3 डिग्री वाले पे, उससे कम होगा 2 डिग्री वाले पे, और सबसे कम होगा 1 डिग्री वाले पे। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसके पास, तो सबसे कम एसिडिक यही रहेगा क्योंकि ये H+ को जाने नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1 डिग्री, फिर है 2 डिग्री, और फिर है 3 डिग्री। आपको रीज़न लिखना पड़ा इसके बारे में, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप देयर इज़ मोर इंडक्टिव इफेक्ट एंड देयर इज़ मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अपॉन ऑक्सीजन एटम विच मेक इट लेस एसिडिक। समझ में आया? तो ये रीज़न अपने आप लिखना है आपको, बना बनो के जैसे भी है। अब इसके बाद NCERT की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको आधा पैराग्राफ किस चीज़ में बकवास करके समझाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपसे कोई पूछता है एल्कोहल में और पानी में बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन और क्यों है,
ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ये है आपके पास अल्कोहल ROH, और आपसे कोई पूछता है अल्कोहल में और वाटर में विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई, ये हुआ HOH। सबसे पहला रूल H+ को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाना है। इसका रूल ये बाहर निकालो, इस पे नेगेटिव चार्ज लगाओ। अब मुझे खुद बताओ, अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या हाइड्रोजन भी करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट? नहीं, हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो H+ को जाने देगा? नहीं जाने देगा, लेकिन ये जाने देगा। तो आंसर क्या होगा? पानी ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। समझ में आ रहा है? पीते वक्त कभी देखा है पानी ज़्यादा एसिडिक है तो पानी मत पिया करो, अल्कोहल पिया करो। सिंपल, समझ में आया? ज़्यादा एसिडिक है पानी। चलो नेक्स्ट, मजाक कर रहा था, कहीं वीडियो पे सेंसर लगा दो। ठीक है, ये क्या बोल दिया? तो मैं तो कहता हूँ मिक्स करके पियो, pH मेंटेन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताते हैं? ये बात क्लियर होगी। तो आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की बात समझ ली, पानी और इसके बीच में कंपैरिजन पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अल्कोहल और फिनॉल के बीच में बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है। एक हुआ अल्कोहल, दूसरा हुआ फिनॉल। ठीक है, एक हुआ अल्कोहल, दूसरा हुआ फिनॉल। ध्यान से सुनो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से H+ को बाहर निकाला आपने, ये भी बाहर निकाला। अच्छा एक और बात याद रखना, अगर H+ को आप ROH से बाहर निकालते हैं तो जो बचता है उसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड आयन। एक दो बातें और बता देता हूँ। R ग्रुप सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है, RO ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप होता है, और RO नेगेटिव अल्कोक्साइड ग्रुप होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही अगर फिनॉल से आप ये बाहर निकालेंगे तो इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। समझ में आया? अब काम की बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। फिनॉक्साइड के अंदर उल्टा केस होगा। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, और यहाँ पर क्या रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, और रेजोनेंस की अगर कंडीशन आ रही है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरी बेंजीन पे घूम जाएगा रेजोनेंस की वजह से, और अगर ये पूरा घूम गया तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज कम हो गया कि नहीं हो गया? क्या वो H+ को आसानी से जाने देगा? बिल्कुल जाने देगा। तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। क्लियर हुआ बात? चलो एक और कंपैरिजन आता है फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अभी बात पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी रिएक्शन वही है सारी की सारी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अभी आप पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने पहला रिएक्शन देखा मेटल के साथ, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। जो दूसरा रिएक्शन पढ़ा आपने वो एसिडिटी वाला पढ़ा। एसिडिटी के अंदर आपने सारे कंपैरिजन देख लिए। सिंपल एक ही रूल है, आपको बेसिक्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस अगर पता है तो आपको हर बार H+ को बाहर निकालना है, और ये देखना है जिससे H+ जुड़ा हुआ था उस पर ओवरऑल ऑक्सीजन जो भी है उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज तो वो H+ को खींच लेगा वापस, तो एसिडिटी कम कर देगा। और किसी तरीके से अगर उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो H+ को जाने देगा, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की आई होप सारी बात आपको क्लियर हो गई है। अगला टॉपिक देखो, यहाँ तक हो गया। हाँ, एक थर्ड टाइप का रिएक्शन पढ़ना है इसके अंदर आपको, दैट इज़ एस्टरिफिकेशन। क्या पढ़ना है? एस्टरिफिकेशन। अब फटाफट उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ सिर्फ जिन्होंने फर्स्ट वीडियो को ढंग से देखा था, और मैंने आपको बताया था वहाँ पर एस्टर का एक फॉर्मूला समझाया था मैंने कि एक तरीका एस्टर का वहाँ पर है, और वहाँ पर मैंने शायद यहाँ पे ये वाली बात भी बताई थी कि एस्टर की एक ही रिएक्शन होती है जनरल, इन जनरल एक रिएक्शन होती है जिससे एस्टर बनता है। पहले तो देखो एस्टर का फार्मूला क्या होता है। एस्टर का फार्मूला होता है RC+O R, ये होता है। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट हो तो इसलिए आप R- लिख दो। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो एस्टर बनता कैसे है ये सुनो। एस्टर बनता है जब अल्कोहल के साथ आप मिला देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये है RCOOH प्लस, यहाँ लिखता हूँ मैं RCOOH, RC+OOH। अरे भाई बन जा, क्यों रो रहा है? ये हुआ अल्कोहल, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, हुआ ना।
हम रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटे, किसका, अल्कोहल का टूटे। तो यहाँ पर OH बॉन्ड यहाँ से टूटता है, सॉरी हाँ यहाँ से टूटेगा और यहाँ से OH ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, वाटर बाहर। देखो जनरली हमें क्या पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वो चीज़ है, कार्बोक्सिलिक के साथ हम एसिड वर्ड यूज़ करते हैं। तो एसिड क्या होता है, जो H+ छोड़े। तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि एस्टर बनता कैसे है। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, एस्टर कैसे बना, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिलाया। अब इसको देखते ही हमें पता है कि H2O हमें बाहर निकालना है। तो H2O में एक तरफ से H निकलेगा, दूसरी तरफ से OH निकलेगा। हमारे दिमाग में सबसे पहली थॉट क्या आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो H+ छोड़ेगी। यहीं पर आपको रुकना है और देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाला पार्ट है वो पूरा टूटता है, ना कि खाली H टूटता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो इतने हिस्से में मैंने OH का पूरा हिस्सा तोड़ा है और अल्कोहल में यहाँ से सिर्फ H वाला पार्ट टूटा है, तभी तो ये इस वाले टाइप के रिएक्शन में आ गया ना। OH वाले में यहाँ से H2O बाहर निकला तो बचा क्या, RO और ये RCO, RO और RCO, दैट इज़ एस्टर। तो यहाँ से बच जाता है एस्टर। मैंने पहले चैप्टर में एक रिएक्शन लिखवाई थी, दैट इज वाज बिरबॉन सिमोनी रिएक्शन, दैट वाज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, एस्टर। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड होते हैं, इन्हीं को याद रखना है आपको। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन का चक्कर समझ में आया। अब एस्टरिफिकेशन के बारे में एक बात याद रखना, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ से पानी बाहर निकला, इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास ड्राई HCl गैस को बीच में लिख दिया जाता है। ड्राई HCl गैस, इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। समझ में आया कि नहीं है? और हाँ, और अगर हम यहाँ पर HCl गैस को यूज़ करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिशर स्पीसियर एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो आप जब बुक खोलेंगे तो दिख जाएगा सर कुछ नाम, तो इतना कुछ समझ में आ गया आपको। एक बात और, आपसे ना पूछा जाता है क्वेश्चंस में NCERT वगैरह के, आपको रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ, आपको ना 3-4 नाम दे देंगे, अल्कोहल का दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ, क्वेश्चन ही कराता हूँ, सीधा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ना देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और जब अल्कोहल आपस में मिल रहा है तो कुछ बाहर निकल रहा है। इस तरह के रिएक्शन को जनरली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। कुछ निकल रहा है बाहर, मतलब कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, मतलब कुछ कंडेंस हो रही हैं चीज़ें। तो कुछ सी चीज़ को एलिमिनेट करके ही तो कंडेंस होंगी। अब 2 चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तभी तो दोनों जुड़ेगी ना। तो इस रिएक्शन को कंडेंस मतलब एक तरीके एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बात याद रखनी है आपको उसके बारे में, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो जितनी वो क्राउडेड स्ट्रक्चर वाली एलिमिनेशन होगी ना, वो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। मतलब समझ रहे हो? देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया था, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया था, फिर इसका OH हटाया था और इसका H हटा दिया था मैंने, फिर दोनों को जोड़ दिया था। अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ ले अल्कोहल के बेसिस पे, मान लो हमने लिख दिया CH3OH, फिर लिख दिया हमने CH3 होल ट्वाइस CHOH, ऐसे लिख दिया। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और आपसे एक और बना दिया ऐसे करके, CH3 होल थ्राइस COH, ऐसे बना दिया। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, हमें पता है। आपसे पूछा जाता है, बताओ इन तीनों में से सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन शो करेगा? हमें मालूम है यहाँ पे 3 डिग्री वाले में क्राउडेड स्ट्रक्चर ज़्यादा है। जितना क्राउडिंग ज़्यादा होगी ना, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है, स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा हो जाता है, रुकावट ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे जो सिंपल अल्काइल ग्रुप वाला स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले एस्टरिफिकेशन शो करेगा, फिर ये और फिर ये। तो आप सिंपल ऑर्डर कैसे याद रख सकते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल पहले रिएक्ट कर जाएगा इसमें, 2 डिग्री फिर, और 3 डिग्री फिर से। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकती है। ना समझ में आया तो बता ही देता हूँ मैं एक बार, भरोसा नहीं है मेरे तुम लोगों पे। ठीक है, सिंपल सी बात, ये कार्बन यहाँ पर COOH लगा है, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है उस पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो उसकी डिग्री बताएंगे। तो जितने बड़े बड़े कार्बन के ग्रुप लगे होंगे, बड़े बड़े जितने कार्बन होंगे उस पर एलिमिनेशन चांसेस कम हो जाएंगे, और जितने छोटे छोटे कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े होंगे उतना चांसेस बढ़ जाएगा एलिमिनेशन का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको NCERT के बैक एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, तो साथ साथ उसको सॉल्व आउट करना, आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, कि आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया कि आपका OH बॉन्ड टूटने वाले लगभग सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं, एस्टरिफिकेशन आपको आ गया। अब जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। बड़े सिंपल है, विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट कराता हूँ।
सारे वो रिएक्शंस याद करो जो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में आपने स्टार्टअप में पढ़े थे। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन अल्कोहल का कौन सा पढ़ा था आपने? HX के साथ रिएक्ट करने वाला, जिसमें ROH प्लस HX था, ल्यूकास टेस्ट वाला वो। फिर PCl5 का पढ़ा था, फिर PCl3 पढ़ा था, फिर SOCl2 वाला पढ़ा था। कुछ याद हो तो भाई, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले वाले सब कुछ पढ़ा हुआ है ढंग से, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, तो हम वही सारी रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं फटाफट। ROH हो गया, इसको हमने किससे मिलाया था? HX से मिलाया था, H2O बाहर निकला था। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का भाई? कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम RH प्लस बाहर निकाल देंगे H2O, फिर लिखेंगे ROH प्लस लिखेंगे PCl5। तो यहाँ हो जाएगा POCl3 बाहर, प्लस बाहर निकलेगा HCl प्लस निकलेगा RCl। डन। अरे बन जा भाई। ये आ गया आपका PCl3, वहाँ याद कराया था जहाँ 3 दिखे वहाँ अल्कोहल के सामने भी 3 लिख दो। ये आ गया 3ROH, बाहर निकलते ही आ गया H3PO3 बाहर, प्लस आ गया आपका H3PO3 बाहर, प्लस आ गया 3RCl। ये बाहर निकला कि नहीं निकला? फिर आपने याद किया था वहाँ पे SOCl2 वाला, ROH लिखो, SOCl2 लिखो, यहाँ पर था पायरिडीन बीच में, तो यहाँ पे SO2 बाहर निकला था, HCl बाहर निकला था और बचा था RCl। इस प्रोसेस का नाम था डार्जीन्स मेथड, याद है क्या? वेरी गुड। सारे को कॉपी करो साथ साथ, ठीक है। कंप्लीट हो गया? चलो, ये सारे रिएक्शन आपने यहाँ पे याद कर लिए। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगा आपको दैट विल बी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का बाहर निकलना, ठीक है। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये डिहाइड्रेशन आप पढ़ोगे 3 टेम्परेचर्स पे। 3 टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है आपको। पहला लिखना 110 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिखोगे 140 डिग्री सेल्सियस, तीसरा लिखोगे 160 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बोल रहा हूँ, कहीं NCERT से मैच करो और देखो वहाँ केल्विन में दिया हुआ और कहो मास्टर ने तो गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या करना है, केल्विन में अपने आप कन्वर्ट कर लेना, पता है ना कैसे करते हैं, 273 ऐड कर देना, ठीक है। तो 110, 140, 160 ऐसे याद रखो, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। तो 110, 140, 160 में याद रखना। 110 डिग्री सेल्सियस पे बनता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे बता रहा हूँ ऐसे सुन लो, दिमाग मत लगाना फालतू का। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हो गया आपका 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री पर क्या होता है, बनता है ईथर, और 140 पे 160 पे बनता है हमारा एल्कीन। देखो कैसे कैसे बनता है। डिहाइड्रेशन करा रहे हो आप, तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए मतलब है पानी का बाहर निकलना, और पानी बाहर निकलता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम याद रखना, जो सब्सटेंस किसी से पानी को बाहर खींच सके। सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो आप लोगों ने सुना होता है दैट इज़ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पर ले लिया कोई अल्कोहल CH3 CH2OH ले लिया हमने, इसमें हमने मिलाया H2SO4। H2SO4 को मैं HSO3H से लिख सकता हूँ, H2SO4 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या होता है, दोनों के दोनों पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये SO3H वाला पार्ट इस पर जुड़ जाता है, तो बनता है CH3 CH2OSO3H। मेथ एथ इथाइल, यहाँ अल्काइल की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? अगर 2 कार्बन और हो जाते तो प्रोपाइल बन जाता, ब्यूटाइल बन जाता, पेंटाइल बन जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मैं बात कर रहा हूँ 140 डिग्री सेल्सियस की। 140 पर क्या होगा देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पर दूसरा अल्कोहल मैं इधर लिखूँगा। ये 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हो गए। हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी बाहर निकालना है। पानी बाहर निकालने का सिंपल तरीका, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से उठा के पानी को बाहर निकाल दो, H2O। तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में दो, देखो आपने सुना है इंटर और इंट्रा वर्ड, 2 कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल बोलते हैं और विद इन अ कंट्री बोलते हैं इंट्रानेशनल, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स के पीछे पानी बाहर निकल रहा है तो इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो H2O बाहर निकला, बचेगा क्या, ROR।
इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर बोलते हैं। 160 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होता है इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा मतलब खुद ही के अंदर से पानी बाहर निकाल के वापस ख़त्म, दैट इज इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा का मतलब देखो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिया CH3, ये लिया CH2, यहाँ लिया OH। जिस कार्बन पे OH डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस कार्बन पे डायरेक्टली OH जुड़ा होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन जो उसका अल्फ़ा से जुड़ा होता है कार्बन, उसको बोलते हैं बीटा। इस केस में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्फ़ा पोजीशन से निकल जाता है OH ग्रुप बाहर, और बीटा से बाहर निकलता है हाइड्रोजन। तो ये गायब हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ईथीन। इसको हम बोलते हैं बेटा ईथीन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है पानी का, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से। देखो पूरा एक ही मॉलिक्यूल था, उसे पूरा पानी बाहर निकल गया, तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपका डिहाइड्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। 1 मिनट, 40 मिनट्स के अप्रॉक्स का वीडियो हो चुका है, तो मैं चाहता नहीं ज़्यादा लेंथी बने। तो अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसको पूरा ख़त्म ही करने की। एक लेक्चर में और कंप्लीट कर दूँगा इसको, ठीक है। बस कोशिश करता हूँ, पिछले वाला मैं रिवाइज़ कराऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो ये वहाँ तक सारा पढ़ के बैठें अगले लेक्चर्स को आने से पहले, ठीक है। थैंक यू।